सो वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। रोटेशनल मोशन के कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी स्टडी किए हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहले के लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक था वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था। नाउ इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब हम ऐसा कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है अगर रिजल्टिंग टॉर्क ज़ीरो है तो ये खैर बात काफ़ी सच है, लेकिन इसका काफ़ी सारे यूजेस भी हैं। तो हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास जो रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, राइट लाइन रोटेट भी करते हैं, रिवॉल्व भी करते हैं, उसमें ये प्रिंसिपल यूज़ होता है। सो यहाँ फिगर में दिखा हुआ है एस इज़ ए सन। सपोज द अर्थ या कोई भी एक प्लैनेट है वो रोटेट कर रहा है, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स F लग रहा है सेंटर की तरफ, राइट लाइक दिस। उसकी कोई भी दो पोजीशन हम नोट कर लेते हैं। सपोज एट वन इंस्टेंट इट इज़ एट पॉइंट P, एट अनदर इंस्टेंट इट इज़ एट पॉइंट P2 या P1 और P2, इस तरह से हम नोट कर लेते हैं, राइट लाइक दिस। तो ये पूरा उसका रोटेशन दिखा हुआ है। दिस इज नथिंग बट द टेंजेंट ड्रॉन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सो एज शोन इन फिगर, ए प्लैनेट P रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट which is shown by the dotted line. ये dotted line जो है वो elliptical orbit है. Suppose the linear velocity of the planet is v, तो वो v is linear velocity. The angular momentum of the planet with respect to the sun is L is equal to m into v into d. m is mass, v is velocity, d क्या है भाई? So d is the distance, right like this. So it is nothing but the angular momentum is distance. So L is equal to m into v, मतलब p हो जाएगा, p क्रॉस r होता है, तो ये डिस्टेंस। नाउ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ SQP, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं SQP, ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, उसका एरिया कितना होगा? हाफ बेस, बेस मतलब कितना? PQ, और हाइट कितनी है? SQ, तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो SQ की जगह हम D रखते हैं, ये डिस्टेंस SQ मतलब D रखते हैं, और PQ की जगह S रखते हैं, तो ये S डिस्टेंस उसने ट्रांसफर किया हुआ है। So PQ is equal to S. In time delta t, the planet moves from P to P2, P1 to P2. During this, if the increase in the area of the triangle SQP is delta A, then delta A is equal to क्या रहेगा? D constant रहेगा, S change हो जाएगा. So it is a delta S हो जाएगा, right like this. So now in the time limit delta t tends to 0, the area of the triangle SPP2 and SPP1 becomes equal. Right. The time rate of change of the area swept by the line joining the planet with the sun is dA by dt. इसका डेरिवेटिव करते हैं dA by dt, तो क्या आ जाएगा? 1/2 d, फिर इसका डेरिवेटिव ds by dt। अब ds by dt v होता है, that means dA by dt is equal to half d into v. Multiplying both sides by the equation, तो m into dA by dt is equal to half mvd। तो mvd की जगह हम l रख सकते हैं, इसका मतलब है l कांस्टेंट है, राइट लाइक दिस। अब L अगर कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा इक्वेशन, m इंटू dA by dt is equal to half L. Now the line of the action of a gravitational force on planet due to sun passes through S. The torque due to this force with respect to the sun becomes 0. Hence the angular momentum of the planet remains constant. तो इसके ऊपर जो रिजल्टिंग टॉर्क है वो 0 होता है, अल्टीमेटली L कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स dA by dt भी कांस्टेंट होता है। तो dA by dt मतलब क्या है? कैप्लर्स में सेकंड लॉ में उसने ये लॉ दिया था। अगर आपने कैप्लर्स लॉ स्टडी किए हैं या फिर शायद इसमें ग्रेविटेशनल करके एक लेसन है उसमें आप स्टडी करेंगे, तो उसमें ये कैप्लर सेकंड लॉ आएगा। व्हाट इज दैट? द एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन जॉइनिंग द सन and the planet in unit time, which is called the aerial velocity, is always constant. ये इसको aerial velocity कहते हैं। aerial velocity मतलब in a given time interval how much area is swept by the planet, that is called aerial velocity. Thus the aerial velocity being constant is the geometrical representation of the law of conservation of angular momentum. What is geometrical interpretation of law of conservation of angular momentum? It explains that the aerial velocity swept by any rotational part is always constant, right? Next topic, moment of inertia, MI, moment of inertia.
मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि लीनियर मोशन में मास का जो रोल है, मतलब मास ऑफ द बॉडी का जो रोल है, वैसा ही रोल रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। अब ये क्या है आप देख लीजिए, लीनियर मोशन में फोर्स पूरा का पूरा मास पे डिपेंड होता है, सिर्फ मास पे, मतलब अगर एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट करें या तो फिर ये मास पे डिपेंड होता है। जबकि रोटेशनल मोशन में जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट है वो मास पे डिपेंड नहीं है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड है। मतलब मास पूरा जो है उस बॉडी का वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस मतलब पॉइंट ऑफ रोटेशन या तो एक्सिस ऑफ रोटेशन। So suppose the masses of different particle of a rigid body are m1, m2, m3 and so on, and their perpendicular distances from the given axis are r1, r2, r3 and so on. Then m1 r1 square plus m2 r2 square plus so on is called the moment of inertia. ये इसकी definition हो गई, moment of inertia की ये definition हो गई, that moment of inertia I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus so on like this. So sigma mi ri square. तो ये इसमें इसकी डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। Thus the magnitude of the moment of inertia depends on the selection of axis and the distribution of mass on it. मैंने आपको बताया था कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उस पर डिपेंड होता है। मतलब कहाँ से, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक्सिस ऑफ रोटेशन के से सारा मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो हमें देखना है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट kg इंटू मीटर स्क्वायर। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t0। इक्वेशन L इज इक्वल टू आई ओमेगा रिजेंबल्स विथ। अब ये कुछ इक्वेशंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं जो आपको ये बताएंगे कि लीनियर मोशन में जैसे टाइप के इक्वेशन मिलते हैं वैसे ही फॉर्मेट के इक्वेशन रोटेशनल मोशन में भी मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से आप कंपेयर करके सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन या डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास P इज इक्वल टू m इंटू वी था लीनियर मोशन में, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, वैसे ही यहाँ पर L इज इक्वल टू आई ओमेगा है। सो इट रिजेंबल विद द इक्वेशन P इज इक्वल टू m इंटू वी ऑफ द लीनियर मोशन एंड इक्वेशन टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, जैसे F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, वैसे टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इसके अंदर A मतलब अल्फा है, तो M मीन्स मास है, M मीन्स मास है, तो उसकी जगह I है। सो जो रोल मास का लिनियर मोशन में है वही रोल, वैसा ही रोल I का रोटेशनल मोशन में। ये खास समझना है। नाउ रेडियस ऑफ गायरेशन। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? अब काफ़ी बार क्या होता है कि जो पहला वाला इक्वेशन है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो इक्वेशन है, उसके अंदर काफ़ी बार कुछ कन्फ्यूजन प्रोड्यूस होने के चांसेस हैं। इसलिए इन लोगों ने क्या किया हुआ है, जो भी साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने मास और रेडियस को पूरा अलग कर दिया है, उसका पूरे इक्वेशंस में से, और उसकी जगह एक कांस्टेंट अप्लाई कर दिया, और उस कांस्टेंट को कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। सो सपोज ए रिजिड बॉडी हैज मास m. It is made up of n particles, each having mass m. So m1, m2, m3, m4 and so on. सबका मास सेम है, तो सबका मास इज इक्वल टू स्मॉल m होगा। सो नेचुरली कैपिटल M इज इक्वल टू n इंटू m होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर इंडिविजुअल मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास मिल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ the body about a given axis is I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus so on up to mr square. R1, R2, R3 and so on are perpendicular distances of the respective particles of the body from the axis. Right, like this. तो अभी I is equal to I की फॉर्मूला क्या है? तो I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square divided by n. Right, like this. तो ये एवरेज उसका मिल जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला अगर रखेंगे तो mn r1 square plus r2 square plus r3 square अपॉन n आ जाएगा। राइट, लाइक दिस I की डेफिनेशन से। तो अभी जो ये डिस्टेंस इसके स्क्वायर का टोटल है उसको n से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज स्क्वायर डिस्टेंस मिलेगा। एवरेज स्क्वायर डिस्टेंस दैट इज नथिंग बट m। राइट, लाइक एवरेज स्क्वायर डिस्टेंस, उस m को हम यहाँ रख देते। अभी ये m की जगह हमने जो लिया हुआ है दैट इज m इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, उसको हम m के स्क्वायर कहते हैं।
दैट मीन्स k स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये फॉर्मूला इसकी मिलती है. सो k इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस so on डिवाइडेड बाय n, उसका रूट आएगा. सो इट इज ए RMS distances. RMS distances, root mean square distances, right? Root mean square distances. K is called the radius of gyration of the body about the given axis. Its unit is m. इस यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस है तो मीटर ही आएगा, राइट, लाइक दिस. सो ये रोटेशनल मोशन. अब रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने फाइंड कर लिया किसी एक एक्सिस के कंपेयर में. फिर से हमेशा याद रखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी इंडिविजुअल या रेफरेंस पॉइंट के बगैर हो ही नहीं सकता. whenever you have specify moment of inertia, you need to specify the axis of rotation. You need to specify the axis of rotation, क्योंकि उसके कंपेयर में ही हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, राइट, लाइक दिस. अब एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक एक्सिस के रेफरेंस में हमने फाइंड कर लिया. अब मान लीजिए कि मुझे एक्सिस की पोजीशन चेंज करनी है, तो फिर से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. हम पहले वाली जो एक्सिस है उसके रेफरेंस में न्यू एक्सिस ऑफ रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए सिर्फ दो रूल है, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम और जो दूसरा है वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. तो सबसे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम ले लेते हैं, राइट, लाइक दिस. सो टू थियरम्स रिगार्डिंग द मोशन ऑफ moment of inertia, right, like this. So first is theorem of parallel axis. Parallel axis का मतलब क्या है? ये IC पहले से axis of rotation था, I नया axis of rotation, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को parallel है, right, like this. अब दोनों के बीच का distance कितना है? D. पहले statement read कर लेते हैं. The statement of this theorem is the moment of inertia I of a body about any axis is equal to the sum of the moment of inertia about a parallel axis passing through its center of mass and the product of its mass with the square of perpendicular distance between the two axes. That means I is equal to IC plus MD square. नहीं समझ में आया? फिर से बता देता हूँ. न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यू एक्सिस. हाँ, समझ में आ रहा है? new moment of inertia about new axis is equal to moment of inertia about previous axis plus md square, जिसमें m क्या है? mass of the entire body, and d क्या है? दोनों axis के बीच का perpendicular distance. आपने एक्सिस को कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया हुआ है वो ये बताता है. इज दैट क्लियर? तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है. वैसा ही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है. ये परपेंडिकुलर एक्सिस, जैसे पहले आपने एक्स के कंपेयर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया है, फिर आप वाई के कंपेयर में भी कर सकते हैं और जेड के कंपेयर में भी कर सकते हैं. सो दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू ओनली द प्लेनर बॉडीज. इफ वी टेक एक्स एंड वाई एक्सिस in the plane of a planar body, then the moment of inertia of a body about the z axis, which is perpendicular to the plane of the body, is equal to the sum of the moment of inertia of a body about x and y axis. तो कोई भी एक एक्सिस के रेफरेंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू टू अदर एक्सिस. जैसे z का है तो x प्लस वाई कर देने का, x का है तो y प्लस जेड कर देने का, और y का है तो x प्लस वाई कर देने, x प्लस जेड कर देने का. इस तरह से ये चेंज होता रहता है. तो ये थियरम, दो थियरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम में आए, राइट, लाइक. अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर्टिकुलर बॉडी का हम फाइंड करते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रॉड है, उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है, राइट, लाइक दिस. तो रॉड की जो लेंथ है उसी को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं. ये देखा, रॉड की जो लेंथ है उसके सेंटर से जो पास हो रही है डॉटेड लाइन, उसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया. सो मास इज द इनर्शिया फॉर लीनियर मोशन. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द इनर्शिया फॉर रोटेशनल मोशन. ये समझ लीजिए, लीनियर मोशन में मास इनर्शिया का काम करता है और रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम करता है. कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन.
अभी फर्स्ट केस हम कौन सा लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थीन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो सपोज इसकी टोटल लेंथ कितनी है, एल है, तो नेचुरली सेंटर से एक साइड का पोर्शन l/2 होगा, दूसरे साइड का पोर्शन l/2 होगा, राइट, लाइक दिस। तो यहाँ पर हम थियरी डिराइव करते हैं। कंसिडर ए थीन रॉड ऑफ मास m and length l with respect to uniform cross sectional area and uniform mass distribution as shown in figure. Now consider the axis y dash passing through its center and perpendicular to axis. मतलब ये y dash axis है जिसके आसपास ये रोटेट कर रहा है, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली रोटेट कर रहा है। The origin of the coordinate system is consisting coinciding with the center of the rod and x-axis is along the length of the rod. So consider a small element of rod with respect to with length dx at a distance x from the origin. आपको क्या करना है, ये पूरे रोड पे सिर्फ इतना पोर्शन हम कितने विड्थ का, dx विड्थ का इतना पोर्शन हम ध्यान में लेते हैं। इसका डिस्टेंस सेंटर से x है, राइट, लाइक दिस, और इसकी थिकनेस कितनी है, dx है। So dx at a length of x from origin. तो mass per unit length of the rod कितना हो गया, lambda is equal to m upon l। क्यों, क्योंकि टोटल मास m है और टोटल लेंथ l है, तो उसकी डेंसिटी कितनी हो गई, मास अपॉन यूनिट लेंथ, लीनियर डेंसिटी। मास ऑफ द एलिमेंट ऑफ लेंथ dx इज, तो dx जितना, ये इतना जो पोर्शन है उसका मास कितना होगा, तो dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, m अपॉन l को dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना इसका मास मिल गया। सपोज दैट मास इज dm, स्मॉल dm। अभी फॉर्मूला हमारी क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट y डैश इज dl इज इक्वल टू di इज इक्वल टू m अपॉन l dx इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर रॉड अबाउट y डैश एक्सिस। We integrate equation x is equal to minus l/2 to x is equal to l/2। ये कैसे आया, तो यहाँ माइनस l/2 और ये प्लस l/2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना, राइट, लाइक। सो टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर रॉड अबाउट y डैश एक्सिस, सो x is equal to minus l/2 से लेकर के x is equal to l/2 तक का हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो I is equal to minus l/2 to l/2 m अपॉन आई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे। अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब बाई 3, जैसे एक्स रेस टू एन का क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। सो माइनस l/2 से प्लस l/2 से, अब ये x की जगह हम l/2 रख देंगे तो क्या आएगा, l3/8 प्लस l3/8। इसका मतलब है 2 टाइम्स l3/8, दैट मीन्स l3/4, 4 3 12 हो जाएगा। सो इट इज़ ए ml² अपॉन 12। तो ये इसका इक्वेशन मिलेगा। अब इसकी जगह हम रेडियस ऑफ गायरेशन अगर रखना चाहे तो i इज इक्वल टू m के स्क्वायर के साथ इसको इक्वेट कर देते हैं, राइट, लाती। सो m के स्क्वायर इज इक्वल टू ml² अपॉन 12, दैट मीन्स k स्क्वायर इज इक्वल टू l²/12। सो k इज इक्वल टू l अपॉन √12 आएगा, l अपॉन √12, राइट, लाइक दिस। तो ये यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म होता है। यहाँ पर ये पूरा जो 7th लेसन है रोटेशनल मोशन का वो कंप्लीट होता है, राइट, लाइक दिस। मतलब तो आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके न्यूमेरिकल्स का एक और लेक्चर आएगा जो हम बाद में देखेंगे। तब तक आप लोगों से ये मतलब ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये पूरे लेसन में से जो भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है उसको आप अलग से एक पेपर पे लिख लीजिए, सारी फार्मूला लर्न कर लीजिए, उसके जो सारे टर्म्स हैं उस टर्म्स का नोटेशन एंड मीनिंग और उसका यूनिट के साथ उसको लर्न कर लीजिए। और फिर बाद में अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो उसमें ये बहुत ही काम में आएगा। सो नेक्स्ट लेसन तक के लिए प्रिपरेशन करिए। थैंक यू।